नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज के इस वीडियो में बता रहे हैं सारे के सारे बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसी चैनल पर इसके बाद में और भी वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें हम आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन से बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मैथ्स के यानी कि आपके गणित के भी हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं IMP क्वेश्चन के, तो वो भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कक्षा 10वीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले कक्षा 10वीं विज्ञान। कक्षा 10वीं विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है Fe2O3+2Al। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपको पूरा दिया हुआ है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Al2O3+2Fe यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ये जो आपको दी है, तो देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको ये याद कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप बताइए। पहले देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप हल करने की कोशिश कीजिए। आप इन चारों में से बताइए आंसर, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। आप अपने मन में ही सोच लीजिए कि इसका आंसर ये आएगा, है ना। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ए संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर ए में आपको बोला गया है संयोजन अभिक्रिया। बी वियोजन अभिक्रिया, और इसके संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी वाला। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे अम्लीय विलयन का pH मान क्या है। तो यहाँ पर ए में दिया हुआ है आपको 0, ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7 से कम, ऑप्शन डी दिया हुआ है 7 से अधिक। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहले आप मन में सोच लीजिए। देखिए अम्लीय विलयन का pH मान क्या है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है? COCl2, CaCl2, यहाँ पर CuCl2, CaCO3। क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा FeCCu, BZN और DMG। यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, Cu। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न बताए हैं सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारों पर ज़्यादा ध्यान लगाना, ज़्यादा फोकस करना, इन्हें याद करने की कोशिश करना। ये सारे प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। प्रश्न 5 आपका है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न 5 में आपसे पूछा गया है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। ABCD कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें
7 संयोजक आबंध है। क्या है? संयोजक आबंध है। 7 जो है संयोजक आबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्रश्न 6 में एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है प्रोपनोइक अम्ल। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। यहाँ पे आपका बी वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 में आपको दिया हुआ है LI विकर्ण संबंध दर्शाता है। LI विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा Na के साथ, मतलब कि आपको बताना है किसके साथ दर्शाता है। ऑप्शन ए है Na के साथ, ऑप्शन बी है K के साथ, ऑप्शन सी है Al के साथ, या फिर ऑप्शन डी है Mg के साथ। LI विकर्ण संबंध दर्शाता है Na के साथ, K के साथ, Al के साथ, या फिर Mg के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LI विकर्ण संबंध दर्शाता है Mg के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सारे प्रश्न जितने भी हमने आपको बता दिए हैं मोस्ट IMP है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। प्रश्न 8 है आपका स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए है CO2 तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आवश्यक CO2 तथा जल, ये भी आवश्यक है। इसके बाद में ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, तो ये भी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए ये भी आवश्यक है, आपको पता ही है अगर आपने इनका पढ़ा है ये वाला चैप्टर। तो ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, तो ये भी इसके लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 में आपको दिया हुआ है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल का वहन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको बताया गया है परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए परागकोश में क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए बाह्यदल, अंडक, अंडाशय, या फिर परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, परागकोश में परागकण होते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए उपयुक्त कौन सा पदार्थ नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है जल, यहाँ पर कांच, प्लास्टिक, या फिर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो जल, ना कांच, ना प्लास्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता आपको बतानी है, और कौन से लेंस वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ए -2 डायोप्टर, बी +2 डायोप्टर, सी +0.02 डायोप्टर, डी -0.02 डायोप्टर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +2 डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। और यहाँ पर 15 में आपको दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? पुतली द्वारा। यहाँ पर आप देखिए बी दिया हुआ है आपको दृष्टिपटल द्वारा, सी दिया हुआ है
पक्ष माभी द्वारा, और डी दिया हुआ है पारतारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पक्ष माभी द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? पक्ष माभी द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में आपको दिया हुआ है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। आपको बताना है किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसा होता है, किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? यहाँ पर देखिए जनेऊ, यहाँ पर फिर ऑप्शन बी दिया है आपको अमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनेऊ। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? जनेऊ। आज के इस वीडियो में हमने आपको 17 ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस बताए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और प्रश्न उत्तर भी आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।